जय गुरुदेव। ज्योतिष विद्या के अध्ययन की इस यात्रा में पुनः एक बार आपका स्वागत है। आज के इस सत्र में हम बात करने वाले हैं ग्रहों की मैत्री के संबंध में। ग्रहों की मैत्री को समझना इसलिए परम आवश्यक है क्योंकि ग्रहों की 10 प्रकार की अवस्थाओं की चर्चा आचार्यों ने की है। ग्रहों की 10 प्रकार की अवस्थाओं को जानना ज्योतिष के लिए या ज्योतिष के विद्यार्थी के लिए बहुत आवश्यक होता है और ग्रहों की 10 प्रकार की अवस्थाओं को समझने के लिए हमारे को मैत्री का बोध होना परम आवश्यक है। तो उसी आवश्यकता की पूर्ति की ओर आज का हमारा प्रथम कदम है। ग्रहों की मैत्री किस रूप में होती है और उनकी मैत्री तथा शत्रुता को जानने के क्या क्या सूत्र हो सकते हैं और किस रूप में हम अपनी कुंडली में उपस्थित ग्रहों की मैत्री का आकलन कर सकते हैं अथवा उनकी शत्रुता का आकलन कर सकते हैं। इन सभी बातों को समझने के लिए और इनको जानने के लिए हमारे को ग्रहों का मैत्री चक्र, जिसको पंचधा मैत्री कह करके पुकारा जाता है, उसका ज्ञान होना परम आवश्यक होता है। तो पंचधा मैत्री चक्र के अंतर्गत की बात करें अथवा ग्रहों की मैत्री की बात करें तो ग्रहों की मैत्री के लिए 2 बातें प्रमुख रूप से स्वीकार की गई हैं। प्रथम बात है कि ग्रहों की स्वाभाविक मैत्री, अर्थात इसको नैसर्गिक मैत्री कह करके पुकारा जाता है। नैसर्गिक मैत्री कहें अथवा स्वाभाविक मैत्री कहें, इसका अर्थ है ग्रहों का आपस में स्वाभाविक रूप से मित्रता होना, प्राकृतिक रूप से मित्रता होना, ये उनका नैसर्गिक मैत्री कह करके पुकारा जाता है। इसका अर्थ ये नहीं समझ लेना चाहिए कि ग्रह आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं अथवा एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इस प्रकार की बात नहीं होती। हमारी कुंडली का कोई भी ग्रह जहां पर भी अवस्थित है वहां से अमुक दूरी पर रहे हुए ग्रह से निकलने वाली जो किरणें हैं, ग्रहों की अपनी रश्मियां हैं, वो रश्मियां कई बार इस ग्रह को सपोर्ट करती है, कई बार वो रश्मियां इस ग्रह की रश्मियों के लिए घातक होती है और कई बार वो रश्मियां इस ग्रह की रश्मियों के लिए न सपोर्ट करने वाली होती है न घातक होती है। उस ग्रह की रश्मियां अगर इस ग्रह को सहायता प्रदान करती है अर्थात इसको सपोर्ट करती है तो इसका अर्थ हुआ कि उसकी रश्मियां इसके लिए अच्छी हैं और रश्मियां अगर अच्छी हैं तो वो ग्रह इसके लिए मित्र ग्रह हो गया। उस ग्रह की रश्मियां अगर इसको सहायता नहीं करती किंतु व्यवधान भी नहीं करती, अर्थात उनका होना न होना बराबर हो जाता है, इस प्रकार की स्थिति के अंदर वो वाला ग्रह इसके लिए न मित्र होता है न शत्रु होता है। ऐसे ग्रह को सम कहा जाता है। और अगर उस ग्रह की रश्मियां इस ग्रह के लिए सहायता तो नहीं करती लेकिन व्यवधान पैदा करती हैं, रुकावटें पैदा करती हैं, उस ग्रह की रश्मियों से इस ग्रह की रश्मियों को कहीं ना कहीं व्यवधान होता है, तो ऐसे ग्रह को शत्रु ग्रह कह करके पुकारा गया है। ग्रहों की रश्मियों का जो आपसी संबंध है, उसी संबंध के आधार पर ग्रहों का मैत्री चक्र खड़ा हुआ है और इसी संबंध की व्याख्या पंचधा मैत्री के अंतर्गत किया गया है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग है नैसर्गिक मैत्री और द्वितीय भाग है तात्कालिक मैत्री। नैसर्गिक मैत्री का अर्थ हुआ कि ग्रह चाहे किसी भी अवस्था में हो, स्वाभाविक रूप से कुछ ग्रह उनके लिए मित्र हो जाते हैं, कुछ ग्रह सम हो जाते हैं और कुछ ग्रह शत्रु हो जाते हैं। यहाँ पर फिर याद दिला दूं कि मित्रता या शत्रुता का अर्थ कतई यह नहीं लेना चाहिए कि जैसे आदमी अपने जीवन में किसी से मैत्री करता है और किसी से शत्रुता करता है तो उसके साथ में इसके जो संबंध होते हैं, इस संबंध के आधार पर ग्रहों की मैत्री की व्याख्या नहीं करनी चाहिए। अपितु यहाँ पर शत्रु मित्रता का केवल इतना ही अर्थ है कि ग्रहों की जो रश्मियां हैं इस ग्रह को अगर सपोर्ट करती है तो वो मित्र हुआ, सपोर्ट नहीं करती अर्थात व्यवधान करती है तो शत्रु हुआ। न सपोर्ट करती है न व्यवधान पैदा करती हैं अर्थात न सहायता करती हैं न व्यवधान या रुकावट पैदा करती हैं, तो ऐसा जो ग्रह है वो सम हुआ।
तो नैसर्गिक रूप से कुछ ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है जहां पर अमुक ग्रह के लिए उसकी रश्मियां कई बार घातक होती हैं और कई बार सपोर्ट करने वाली होती हैं। इसको स्वाभाविक मैत्री, नैसर्गिक मैत्री इत्यादि कह करके पुकारा गया है, अथवा प्राकृतिक मैत्री भी इसको कहा जा सकता है। तो सबसे पहले हम नैसर्गिक मैत्री के संबंध में चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद में इसका जो सेकंड पार्ट है तात्कालिक मैत्री, वहां पर हम आएंगे और इन दोनों को मिला करके बनता है पंचधा मैत्री चक्र। फिर उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आज समझते हैं नैसर्गिक मैत्री को। तो नैसर्गिक मैत्री का जो फॉर्मूला है अथवा सूत्र है उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है। इसको सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे और इसको समझने के बाद नैसर्गिक मैत्री को समझना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ लिखा है, ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि से दूसरे, चौथे, पांचवें, आठवें, नौवें और 12वें भाव में स्थित राशि और उच्च राशि के स्वामी से नैसर्गिक मित्रता रखता है। इसका अर्थ हुआ, कोई भी ग्रह आप ले लीजिए, हम उसके स्वाभाविक मैत्री के संबंध में बात कर रहे हैं। ऐसा कोई भी ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि से, सबसे पहले हमारे को ग्रह के मूल त्रिकोण राशि को समझ लेना होगा, चयन कर लेना होगा। उसको चयन कर लेने के बाद उस राशि से दूसरे भाव की राशि, चौथे भाव की राशि, पंचम भाव की राशि, अष्टम भाव, नवम भाव और द्वादश भाव की राशि का जो स्वामी होगा, अर्थात उस राशि का जो स्वामी ग्रह होगा, उस ग्रह के साथ में मैत्री होगी और उसके साथ में उच्च राशि का स्वामी। जिस ग्रह की हम बात कर रहे हैं वो ग्रह जिस राशि में उच्च का हो जाता है, उस राशि का जो भी स्वामी होगा, उन ग्रहों के साथ में इस अपेक्षित ग्रह की नैसर्गिक मैत्री होगी, अर्थात स्वाभाविक मैत्री होगी, अर्थात प्राकृतिक मैत्री होगी। तो सबसे पहले हम सूर्य को ले लेते हैं और सूर्य से अपनी बात को समझ लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि सूर्य की मूल त्रिकोण राशि है सिंह राशि। तो यहां पर हम सिंह लग्न की कुंडली बना लेते हैं। तो ये सिंह लग्न की कुंडली हमने बना ली, सूर्य देव को हमने यहाँ पर लग्न भाव में विराजमान कर लिया। अब इस फॉर्मूले को हम पढ़ें, ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि से 2, 4, 5, 8, 9, 12 भाव में स्थित राशि और उच्च राशि के स्वामी से नैसर्गिक मित्रता करता है। तो ये सिंह राशि सूर्य देव की मूल त्रिकोण राशि है। तो यहाँ से सबसे पहले हम बात करें 2 नंबर, तो यहाँ से 1, 2, दूसरे स्थान पे कन्या राशि है और कन्या राशि का स्वामी बुध है। तो यहाँ पर हम टिक मार्क कर लेते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे चौथे भाव का स्वामी, तो यहाँ पर चौथा भाव ये हुआ और चौथे भाव का स्वामी, चौथे भाव में वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। तो मंगल के साथ यहाँ पर भी टिक कर लेते हैं। इसके बाद में पांचवा भाव ये पंचम भाव हुआ और यहाँ पर धनु राशि है। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति देव होते हैं, तो यहाँ पर भी हम टिक मार्क कर लेंगे। इसके बाद 8वें नंबर पे, तो देखिए 8वें भाव में यहाँ पर मीन राशि है और मीन राशि के स्वामी भी बृहस्पति देव हो जाते हैं, हम यहाँ पर भी टिक मार्क कर लेते हैं। इसके बाद 9वें भाव की बात हो रही है, तो 9वें भाव में मेष राशि है और मेष राशि के स्वामी भी मंगल देव हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी हम टिक मार्क कर लेते हैं। उसके बाद 12वां, तो 12वां भाव यहाँ पर कर्क राशि 12वें भाव में है और कर्क राशि के स्वामी चंद्र देव हैं, तो हम इसको भी टिक मार्क कर लेते हैं। तो ये जो ग्रह हो गए, ये इस ग्रह के अर्थात सूर्य के स्वाभाविक या नैसर्गिक मित्र ग्रह हो गए। लेकिन एक और बात यहाँ पर जो समझने जैसी है वो ये, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा वृश्चिक राशि और मेष राशि 2 राशियां मंगल की हैं और यहाँ पर दोनों में टिक मार्क हो गया, अर्थात तो दोनों राशियों का नंबर लगा।
इसी प्रकार गुरु की 2 राशियां हैं, उन दोनों राशियों का नंबर लगा। इस प्रकार यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस ग्रह की राशियों के ऊपर 2 बार ये वाला संयोग पड़ जाए, अर्थात अगर इसको हम यूं कहें कि यहाँ पर जो भी हमारा अपेक्षित ग्रह है वो अपने मूल त्रिकोण राशि से दूसरे, चौथे, 5वें, 8वें, 9वें और 12वें भाव की राशि के स्वामी को एक प्रकार से मैत्री का निमंत्रण देता है, तो यहाँ पर हम देखें कि इन ग्रहों को 2 बार निमंत्रण पहुंचा है। तो जिन जिन ग्रहों को 2 बार निमंत्रण पहुंच जाता है या प्राप्त होता है, उन ग्रहों को मित्र कह करके पुकारा जाता है, और जिन ग्रहों को 1 बार निमंत्रण पहुंचता है, 1 बार निमंत्रण प्राप्त होता है, उनको सम कह करके पुकारा जाता है, और जिन ग्रहों को निमंत्रण नहीं पहुंच पाता उनको शत्रु कह करके पुकारा जाता है। पुनः एक बार इस बात को सुन लें, ये जो फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को हमने लगाया और इस बात को ऐसे समझा कि ये जो हमारा अपेक्षित ग्रह है वो इन स्थानों पर रहे हुए राशियों के स्वामी को एक प्रकार से मैत्री का निमंत्रण दे रहा है। उसका निमंत्रण अगर इन राशियों के स्वामी को 2 बार मिलता है तो वो ग्रह मित्र हो गया, 1 बार निमंत्रण मिल जाए तो वो ग्रह सम हो गया, और जिस ग्रह को 1 बार भी निमंत्रण न मिले वो ग्रह शत्रु हो गया। उसके साथ सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि इन दोनों की एक एक राशि है और कुंडली के अंदर इनको राजा और रानी का जो ओहदा प्राप्त है, इसलिए ये माना गया कि सूर्य और चंद्रमा को एक ही बार निमंत्रण प्राप्त होने से भी उसको मित्र ही माना जाएगा, सम नहीं माना जाएगा। तो इस बात को हमें भलीभांति समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले नंबर पे तो इस फॉर्मूले को हमारे को याद रखना है। हमारा जो भी अपेक्षित ग्रह है उस ग्रह की मूल त्रिकोण राशि को हम सबसे पहले जज करेंगे, और उस मूल त्रिकोण राशि से दूसरे स्थान में, चौथे स्थान में, 5वें स्थान में, 8वें स्थान में, 9वें स्थान में और 12वें स्थान में जो भी राशि पड़ेगी, उस राशि का जो भी स्वामी ग्रह होगा वो स्वामी ग्रह उस अपेक्षित ग्रह के द्वारा निमंत्रित ग्रह माना जाएगा, और जिस ग्रह को निमंत्रण 2 बार प्राप्त होगा वो ग्रह मित्र हो जाएगा, जिसको 1 बार निमंत्रण प्राप्त होगा वो ग्रह सम हो जाएगा, और जिसको 1 बार भी निमंत्रण नहीं प्राप्त होगा उसको शत्रु ग्रह माना जाएगा। और इसका अपवाद है सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा के ऊपर यह नियम लागू नहीं होगा, अर्थात 1 बार भी अगर सूर्य और चंद्रमा को निमंत्रण प्राप्त हो जाए तो वो मित्र ही माने जाएंगे, सम नहीं माने जाएंगे। इस बात को भलीभांति समझने के बाद अब हम यहाँ पर देखें, सूर्य देव यहाँ पर अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, और इन्होंने यहाँ पर दूसरे भाव में कन्या राशि है, कन्या राशि के स्वामी को निमंत्रण दिया। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और बुध की 2 राशियां हैं, तो 2 राशियों में से कन्या राशि में तो निमंत्रण पहुंचा, लेकिन मिथुन राशि में निमंत्रण नहीं पहुंचा। इसका अर्थ हुआ कि बुध को 1 ही बार निमंत्रण पहुंचा है, 2 बार नहीं पहुंचा, तो यहाँ पर बुध सूर्य देव के समग्रह हो गए। उसके बाद यहाँ पर वृश्चिक राशि और मेष राशि दोनों के स्वामी मंगल देव हैं, और मंगल देव की दोनों राशियों में निमंत्रण पहुंचा है, अर्थात मंगल देव यहाँ पर सूर्य देव के मित्र हो गए। उसी प्रकार धनु राशि और मीन राशि दोनों बृहस्पति की राशियां हैं, और दोनों में निमंत्रण पहुंचा है, अर्थात बृहस्पति को भी 2 बार निमंत्रण प्राप्त हुआ है। इसका तात्पर्य हुआ कि बृहस्पति देव भी सूर्य देव के मित्र ग्रह हो गए। और उसके साथ में यहाँ पर कर्क राशि जो कि चंद्रमा की राशि है, यहाँ पर निमंत्रण पहुंचा है, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि सूर्य और चंद्रमा को 1 ही बार निमंत्रण प्राप्त होने पर भी उनको मित्र ही माना जाएगा, सम नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर चंद्रमा को भी हम मित्र के अंतर्गत ले लेंगे, तो सूर्य देव के मित्र 3 हो गए। हम यहाँ पर लिखते जाते हैं, तो हमने यहाँ पर 1 नंबर लिखा, 1 नंबर अर्थात सूर्य देव, तो सूर्य देव के 3 मित्र हो गए, मंगल, गुरु और चंद्र। बुध यहाँ पर सम हो गए, और बुध के अलावा शुक्र और शनि बच गए, तो वो दोनों शत्रु के अंतर्गत आ जाएंगे। अब बात करते हैं चंद्रमा की।
तो चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि है वृष राशि, दूसरे नंबर की राशि। तो यहाँ पर देखिए वृष राशि हमने यहाँ पर लग्न में रख ली है। यहाँ से पहला निमंत्रण यहाँ प्राप्त हो रहा है। दूसरे भाव में मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि को निमंत्रण प्राप्त हुआ, इसका अर्थ है बुध देव को निमंत्रण प्राप्त हुआ। और यहाँ पर चौथे भाव में सिंह राशि है, अर्थात सूर्य देव को निमंत्रण प्राप्त हुआ। पांचवें भाव में कन्या राशि है, पुनः बुध देव को निमंत्रण प्राप्त हुआ। आठवें भाव में धनु राशि है, तो बृहस्पति देव को निमंत्रण प्राप्त हुआ। नौवें भाव में मकर राशि है, तो शनि देव को निमंत्रण प्राप्त हुआ। और द्वादश भाव में मेष राशि है, तो मंगल देव को निमंत्रण प्राप्त हुआ। तो ये निमंत्रण प्राप्त हो गए। अब हम देखते हैं कि किसको एक बार प्राप्त हुआ है, किसको 2 बार। तो यहाँ पर सबसे पहले बुध देव को 2 बार निमंत्रण प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ हुआ चंद्रमा के बुध मित्र ग्रह हो गए। और सूर्य देव को एक ही बार निमंत्रण प्राप्त होने से मित्र हो जाते हैं, तो सूर्य देव भी उनके मित्र ग्रह हो गए। उसके बाद यहां पर देखिए धनु राशि बृहस्पति देव की राशि है, उनको एक बार निमंत्रण प्राप्त हुआ है। मकर राशि शनिदेव की राशि है, उनको भी एक बार निमंत्रण प्राप्त हुआ है। और मंगल देव की मेष राशि और वृश्चिक राशि में से एक ही बार उनको निमंत्रण प्राप्त हुआ है। तो इसका अर्थ हुआ कि चंद्रमा के बुध और सूर्य दोनों मित्र हो गए, और बाकी बृहस्पति, शनि और मंगल ये उनके सम हो गए। और साथ में चूंकि इन भावों के साथ साथ उच्च राशि का जो स्वामी होता है उसको भी निमंत्रण पहुंच जाता है। तो चंद्रदेव यहाँ पर विराजमान है, और वृष राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि होने के साथ साथ उच्च की राशि भी है। तो अगर यहाँ पर भी हम टिक मार कर लेते हैं, अर्थात निमंत्रण मान लेते हैं, तो यहाँ पर 2 नंबर राशि है, अर्थात वृष राशि है। वृष राशि के स्वामी शुक्र देव हैं, तो शुक्र देव को भी एक बार निमंत्रण प्राप्त हुआ। इसका अर्थ हुआ कि चंद्र देव के बुध और सूर्य ये दोनों मित्र ग्रह हो गए। उनके अलावा शुक्र देव, बृहस्पति देव, शनि देव और मंगल देव ये चारों के चारों उनके सम हो गए, इनका कोई भी शत्रु नहीं है। और इसी तरह अगर सूर्य देव की बात करें तो सूर्य देव मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं, और मेष राशि के अधिपति मंगल देव हैं। तो आप देखेंगे कि मंगल देव को 3 बार निमंत्रण प्राप्त हो जाता है, तो इसलिए मंगल देव सूर्य देव के सहज ही मित्र हो जाते हैं। उसी प्रकार अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर पे मंगल देव की। अब मंगल देव की हम बात करें तो मंगल देव की जो मूल त्रिकोण राशि है वो मेष राशि है। तो मेष राशि होने के नाते हम देखें यहाँ पर दूसरे भाव में, क्योंकि यहाँ पर दूसरा भाव है, यहाँ निमंत्रण पहुंचा। चौथे भाव में यहाँ पर कर्क राशि है, तो चंद्रदेव को निमंत्रण पहुंचा। पंचम भाव में यहाँ पर सिंह राशि है, तो सूर्यदेव को निमंत्रण पहुंचा। अष्टम भाव में चूंकि ये मंगल की अपनी ही राशि है, और नवम भाव में यहाँ पर धनु राशि है, तो बृहस्पति देव को निमंत्रण पहुंचा। और यहाँ पर द्वादश भाव में पुनः मीन राशि है, तो बृहस्पति देव को निमंत्रण पहुंचा। और उसके साथ में मंगल की जो उच्च राशि है वो मकर राशि है, तो हम यहाँ पर भी निमंत्रण भेज देते हैं। तो इस दृष्टि से देखें तो यहाँ पर चूंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों को निमंत्रण पहुंचा है, तो इनको एक एक बार निमंत्रण पहुंचने से मित्र हो जाते हैं। तो चंद्रदेव उनके मित्र हो गए, सूर्य देव उनके मित्र हो गए, और 3rd नंबर पे यहाँ पर बृहस्पति देव की दोनों राशियों में इनका निमंत्रण पहुंच रहा है, इसलिए बृहस्पति देव इनके मित्र हो गए, सूर्य, चंद्र और गुरु। उनके अलावा यहाँ पर जो शनि देव हैं उनको एक बार निमंत्रण पहुंचा है, शुक्र देव को एक बार निमंत्रण पहुंचा है, तो इसलिए ये दोनों इनके समग्रह हो गए। और बुध को इनका निमंत्रण नहीं पहुंचा है, इसलिए बुध इनका शत्रु हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं तो इस वजह से यहाँ पर चंद्र, सूर्य और गुरु इनके नैसर्गिक मित्र हो गए, और बुध इनका नैसर्गिक शत्रु हो गया, और शुक्र तथा शनि इनके नैसर्गिक समग्रह हो गए। अब हम बात करते हैं बुध देव की। तो ये हो गई
कन्या लग्न की कुंडली और बुध देव की जो मूल त्रिकोण राशि है वो कन्या राशि है। तो कन्या राशि के अनुसार हम बात करेंगे बुध देव के लिए कौन मित्र है, कौन सम है, कौन शत्रु है। तो देखिए यहाँ पर दूसरे भाव में उनका निमंत्रण पहुंचा है, यहाँ पर तुला राशि है और तुला राशि के साथ साथ यहाँ पर 9वें भाव में वृष राशि है। तो 2 बार निमंत्रण प्राप्त हुआ शुक्र देव को, तो इसलिए शुक्र देव बुध के मित्र हो गए। इसी प्रकार 12वें नंबर पे यहाँ पर सिंह राशि है और सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं। तो सूर्य देव को 1 बार निमंत्रण पहुंच रहा, अर्थात वो भी मित्र हो गए। तो बुध देव के शुक्र देव और सूर्य देव ये दोनों मित्र हो गए। उसके बाद यहाँ पर बृहस्पति देव की राशि है धनु, वहां पर 1 बार निमंत्रण पहुंचा है। शनिदेव को भी 1 बार निमंत्रण पहुंचा है और मंगल देव को भी 1 बार निमंत्रण पहुंचा है। अर्थात बुध देव के बृहस्पति देव, शनि देव और मंगल देव ये तीनों समग्रह हो जाएंगे और उसके बाद रह जाएंगे चंद्रदेव। तो चंद्रदेव को निमंत्रण नहीं पहुंचा है, तो चंद्रदेव इनके हो जाएंगे शत्रु। और चूंकि इनकी उच्च राशि भी कन्या राशि ही है, इस प्रकार बुध देव के सूर्य और शुक्र ये दोनों मित्र ग्रह हो जाते हैं। बृहस्पति, शनि और मंगल इनके समग्रह हो जाते हैं और चंद्रमा इनके शत्रु ग्रह हो जाते हैं। अब बात करते हैं गुरुदेव की, अर्थात बृहस्पति देव की। तो बृहस्पति देव के लिए हम देख सकते हैं कि सबसे पहले मकर राशि यहाँ पर निमंत्रण पहुंचा है। शनि देव को 1 बार निमंत्रण पहुंचा है, तो शनिदेव इनके समग्रह हो गए। और चौथे घर में इनकी मीन राशि स्वयं की राशि है, तो इस निमंत्रण का कोई अर्थ नहीं रहा। पंचम घर में यहाँ पर मेष राशि है, मेष राशि मंगल की राशि है, तो मंगल देव को यहाँ पर भी निमंत्रण पहुंचा है और यहाँ 12 भाव में वृश्चिक राशि है, वहां पर भी निमंत्रण पहुंचा है। अर्थात मंगल देव को 2 बार निमंत्रण पहुंच रहा है, तो मंगल देव इनके मित्र ग्रह हो गए। उसके साथ यहाँ पर अष्टम भाव में कर्क राशि है, कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं और चंद्रदेव को चूंकि अष्टम भाव में निमंत्रण पहुंचता है, उस दृष्टि से 1 बार निमंत्रण पहुंचा। और कर्क राशि इनकी उच्च राशि है, उस दृष्टि से 2 बार निमंत्रण पहुंचा। क्योंकि चंद्र तो 1 ही बार निमंत्रण पहुंचने से मित्र हो जाते हैं, किंतु वहां पर 2 बार निमंत्रण पहुंच रहा है, तो चंद्रमा के साथ में उनकी मैत्री कुछ अधिक ही प्रभाव वाले हम स्वीकार करेंगे। तो और साथ में यहाँ पर सूर्य देव को भी निमंत्रण पहुंच रहा है, तो सूर्य देव ही इनके मित्र हो गए। इनके अलावा शनिदेव को चूंकि 1 ही बार निमंत्रण पहुंचा है, इसलिए शनिदेव इनके सम हो गए। बुध देव और शुक्र देव को इनका निमंत्रण नहीं पहुंच पाया, इसलिए बुध और शुक्र इनके शत्रु हो जाते हैं। तो बृहस्पति देव के लिए मंगल, चंद्र और सूर्य स्वाभाविक मित्र हो गए, शनि इनके लिए सम हो गए और शुक्र देव तथा बुध देव इनके लिए शत्रु ग्रह हो गए। ये हम स्वाभाविक मैत्री की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं शुक्र देव की। तो शुक्र देव की मूल त्रिकोण राशि तुला राशि है। तो यहां से हम देखें तो यहाँ वृश्चिक राशि में इनका निमंत्रण पहुंचा है और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव हैं। तो मंगल देव को चूंकि 1 ही बार निमंत्रण मिला है, इसलिए वो सम हो गए। यहाँ पर शनिदेव की दोनों राशि अर्थात मकर और कुंभ दोनों में इनका निमंत्रण पहुंचा है, इसलिए शनिदेव इनके मित्र हो गए। और 8वें भाव में तो इनकी अपनी ही राशि है वृष राशि, इस निमंत्रण का कोई अर्थ नहीं रहा। और उसके साथ 9वें भाव में और 12वें भाव में बुध देव की राशियां हैं, वहां पर भी दोनों जगह इनका निमंत्रण पहुंचा है, तो बुध देव भी इनके मित्र हो गए। और साथ में शुक्र देव की जो उच्च राशि है वो मीन राशि है, तो यहाँ पर भी इनका निमंत्रण पहुंच रहा है। तो इसका तात्पर्य हुआ शनि और बुध मित्र हो गए, मंगल और बृहस्पति दोनों को 1-1 बार निमंत्रण प्राप्त हुआ है, अतः वो सम हो गए। चंद्र और सूर्य दोनों निमंत्रण से वंचित रह गए, इसलिए वो शत्रु हो गए। अब हम बात करते हैं शनिदेव की। तो शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि। तो कुंभ लग्न की कुंडली हमने बना ली, इसके आधार पर हम बात करेंगे। यहाँ पर देखें दूसरे भाव में मीन राशि है अर्थात बृहस्पति देव की राशि है। तो बृहस्पति देव को 1 बार निमंत्रण प्राप्त हुआ है, दूसरी बार नहीं प्राप्त हुआ, तो बृहस्पति देव इनके सम हो गए। उसके साथ यहाँ पर शुक्र देव को
एक बार और यहाँ 2 बार। 2 बार इसलिए क्योंकि तुला राशि इनकी उच्च की राशि भी हो जाती है। तो शुक्र देव को यहाँ पर 3 बार इनका निमंत्रण प्राप्त हो रहा है। तो शुक्र देव के साथ इनकी मैत्री कुछ अधिक प्रभावशाली हम मानेंगे। तो शुक्र देव इनके मित्र हो जाते हैं। बुध देव के भी दोनों राशियों में इनका निमंत्रण पहुंचा है, तो बुध देव भी इनके मित्र हो जाते हैं। बृहस्पति देव को 1 बार निमंत्रण प्राप्त हुआ है, इसलिए बृहस्पति देव सम हो गए। और उसके अतिरिक्त मंगल को, चंद्रमा को और सूर्य देव को, इन तीनों को इनका निमंत्रण प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए ये तीनों के तीनों इनके शत्रु हो जाएंगे। तो ये स्वाभाविक मैत्री की बात हमने यहाँ पर संपन्न की। राहु केतु चूंकि छाया ग्रह हैं, इसलिए इस मैत्री चक्र के अंदर उनको बहुत ज्यादा महत्व नहीं प्राप्त हुआ है। अक्सर हम लोग इसका चार्ट कई किताबों के अंदर देखते हैं और उसको पढ़ करके कई बार मन में शंका होती है कि चंद्रमा के लिए जब बुध मित्र हैं तो बुध के लिए चंद्रमा मित्र क्यों नहीं है। उसका उत्तर यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहा है। इस चार्ट को देखना आसान है, किंतु उनका हकीकत में उनकी स्वाभाविक मैत्री का जो फॉर्मूला है वो क्या है, किस वजह से इनकी स्वाभाविक मैत्री को स्वीकार किया गया है, वो ये वाला फॉर्मूला है। इसको जान करके जब हम इसकी व्याख्या करेंगे तो बिल्कुल आप ग्रहों की मैत्री चक्र का जो प्रथम बिंदु है नैसर्गिक मित्रता को भली भांति जान सकेंगे, समझ सकेंगे। तो ये था आज का हमारा विषय स्वाभाविक मैत्री के संबंध में। इसका जो अगला पार्ट है तात्कालिक मैत्री और बाकी जो चीजें हैं उनको लेकर के अगले पार्ट के अंदर हम वो बातें आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं आपके प्रश्नों के बारे में। आज का पहला प्रश्न है सोमनाथ प्रधान जी का। उन्होंने पूछा है कि सिंह लग्न की कुंडली के अंदर पंचमेश गुरु होता है और पंचमेश गुरु होने के साथ साथ पंचम भाव में ही गुरु बैठ जाए तो ज्ञान के लिए अच्छा होना चाहिए, किंतु बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि व्यक्ति अनपढ़ जैसा रह जाता है। क्या इसका कारण कारक भाव नाशाय यही सिद्धांत है या इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है? तो बिल्कुल जो आपने कहा कारक भाव नाशाय, वो सिद्धांत भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो भी ग्रह जिस भाव का कारक होता है अगर वो उसी भाव में बैठ जाए तो उस भाव की कारकता को वो कम कर देता है, लेकिन खत्म नहीं करता, कम भले कर देता है। इसके साथ और पंचम भाव में मान लीजिए गुरु है और पंचम भाव गुरु का अपना भाव है, वहां पर वो कारक है, लेकिन फिर भी व्यक्ति अगर अनपढ़ जैसा है तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि गुरु को उसने अपने जीवन में एक्टिव नहीं किया है। गुरु को एक्टिव करने की आवश्यकता होती है। जब तक ग्रहों को हम एक्टिव नहीं कर लेते, अर्थात उनको अपने जीवन में स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक वो ग्रह कई बार कार्यक्षम नहीं हो पाते। तो ग्रहों को अपने जीवन में स्वीकार करने की आवश्यकता होती है और गुरु को एक्टिव करने के लिए सबसे पहले नंबर पे आपको अपने जीवन की पवित्रता बचा करके रखनी होती है। अगर आप अनैतिक संबंध बनाते हैं, अगर आप अपनी पवित्रता का नाश कर देते हैं तो गुरु आपके लिए कभी लाभ नहीं पहुंचा सकता। गुरु की जो क्वालिटी है उसको आपको अपने जीवन में अप्लाई करने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जब 2 नकारात्मक भावों के स्वामियों की दशा चल रही हो, ऐसे में उनका जाप पाठ करना क्या उचित रहेगा? क्या इससे कोई परेशानी तो नहीं होगी? ऐसा पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी ग्रह का जाप और मंत्र पाठ ये हमेशा लाभदायक होता है, कभी भी वो नकारात्मक रिजल्ट नहीं देता। अगर आपके जीवन में 2 नकारात्मक भावों के स्वामियों की दशा एक साथ चल रही है तो अवश्य आप उनका जाप पाठ करें, उससे कहीं ना कहीं आपको इसका लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा। अगला प्रश्न पूछा है एस कालिया जी ने। ये प्रश्न हमारे पिछले वीडियो के संबंध में है जिसके अंदर भावत भावम की हमने चर्चा संपन्न की। उन्होंने कहा कि छठे से छठा भाव 11वां भाव होता है, उसके बारे में कुछ बताएं। तो देखिए छठे से छठा 11वां भाव होता है, ये लाभ का भाव है। साथ में छठा भाव हमारा रोग, ऋण, शत्रु, रुकावट, परेशानियों का भाव है, चैलेंज का भाव है। तो छठे से छठा होने के नाते 11वें भाव को भी रोग से, चैलेंज से, परेशानियों से,
ऋण से, शत्रुता से हम जोड़ सकते हैं। इन सब चीजों के लिए छठे के साथ साथ 11वां भाव भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न पूछा है केदार कौशिक जी ने। वो पूछते हैं कि सप्तमेश और द्वादशेश अगर लग्न में हो, अर्थात सप्तम भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी अगर लग्न भाव में हो तो क्या रिजल्ट मिलेगा। तो मैं बताना चाहूंगा, देखिए सप्तमेश अगर लग्न भाव में है तो इसका तात्पर्य हुआ आपके जीवन साथी का जो अटैचमेंट है आपके प्रति बहुत अच्छा होगा। और द्वादशेश भी अगर आपके लग्न भाव में है तो आप खर्चीले स्वभाव के इंसान हैं और मैक्सिमम खर्चा आप अपने ही ऊपर करेंगे, अपनी ही इच्छाओं की पूर्ति के ऊपर करेंगे, ये उसका परिणाम होगा। अगला प्रश्न पूछा है हर्षा पारेख जी ने। वो कहते हैं कि मीन लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य देव लग्न में बलि होकर के विराजमान है और घर से बीमारी जाती नहीं है, ऐसे में क्या करना चाहिए। तो देखिए मीन लग्न की कुंडली हो तो सूर्य देव ये छठे भाव के स्वामी हो गए, अर्थात रोग ऋण शत्रु बीमारी के जो स्वामी हो गए सूर्य देव हो गए। बीमारी का स्वामी ग्रह होकर के लग्न भाव में सूर्य देव बैठ जाए तो कहीं ना कहीं आपका लग्न भाव अगर कमजोर है तब जाकर के आपको हेल्थ से संबंधित परेशानी प्राप्त होगी। लग्नेश आपके बृहस्पति देव हैं तो बृहस्पति देव को मजबूत करें, लग्न भाव को अच्छा करें और अपने घर के पूर्व दिशा में जो सफेद नमक होता है उसको रख ले, आपके घर में स्वास्थ्य की समस्या दूर हो जाएगी। तो ये था आज का विषय नैसर्गिक मैत्री के संबंध में और कुछ आपके प्रश्नों के संबंध में। उम्मीद करता हूं कि ये बातें भली भांति आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले पाठ के अंदर। इसका अगला भाग तात्कालिक मैत्री और उसके साथ जुड़ी हुई बाकी बातों को लेकर के बहुत जल्द आपके समक्ष आने का हमारा प्रयास रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखें, धर्म के रास्ते पर अपने जीवन को हमेशा चलाते रहें। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव।